गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय आकारिकी और उसकी संरचना के विकास की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने आपको इस चैप्टर में नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत विवेचन किया था। आपको समझाया गया था कि कौन कौन से कारक हैं जो नगरीय विकास को प्रभावित करते हैं। नगरीय संरचनात्मक जो विकास है उसकी जो शक्तियां हैं उनको मुख्य रूप से दो रूपों में बांटा गया है, जिन्हें हम केंद्रोन्मुखी शक्ति और अपकेंद्री शक्तियां कहते हैं। लेकिन किसी भी नगर के विकास में इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनका एक नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसे हम बात करें कि बसाव स्थल और स्थिति। बसाव स्थल और स्थिति से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उसकी जो भौतिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, समतल है, पठारी है, तटीय है, किस प्रकार की है, द्वीपीय है। इसके साथ ही हम रीति रिवाज, धार्मिक आस्था, यातायात, प्रशासन, उद्योग ऐसे कारक हैं जो किसी भी नगर के विकास पर क्या डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। नगर की उत्पत्ति और विकास की तुलना जीव विकास से की जाती है। जीव विकास की तीन अवस्थाओं को नगरों के संदर्भ में ही देखा गया है। जैसे प्रथम अवस्था को जीव पिंडोत्पत्ति की अवस्था, यानी कि यह नगर के उद्भव और प्रारंभिक विकास की अवस्था, यानी कि नगर का ये एक यूँ कह सकते हैं कि आरंभिक जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो केंद्र है, जहाँ से धीरे धीरे बाहर की ओर नगर का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद आता है प्रतिरूपोत्पत्ति, अर्थात नगर की उत्पत्ति के बाद, अर्थात उसका जन्म होने के बाद उसका जो बाह्य ढांचा है वो विकसित होने लगता है और वो सड़कों और मार्गों के रूप में क्या करता है, विकसित होता है। जिसे एक जो नगर प्रारंभ में एक आवास से प्रारंभ हुआ था वो अनेकों आवासों का रूप ग्रहण करने लगता है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिरूपोत्पत्ति की अवस्था, अर्थात सड़क और मार्गों का जो जाल है वो बाहर की ओर होता है और उसके साथ साथ अधिवासों का क्या होता जाता है, विस्तार होता जाता है। इसके बाद स्वरूपोत्पत्ति, अर्थात यह नगर के स्वरूप और आकृति के पूर्ण विकास की अवस्था मानी जाती है। अर्थात यहाँ इस अवस्था में आकर कोई भी नगर अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेता है। वो किस रूप में आएगा, मेगा नगर है या मेगा पोलिश नगर है, किस प्रकार का नगर है, ये उसकी अंतिम अवस्था का परिचायक होता है। जैसे हम बात करें जो दुनिया के बड़े नगर हैं, बीजिंग है, न्यूयॉर्क है, मॉस्को है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ऐसे दुनिया के जितने भी तमाम नगर हैं वो अपने पूर्ण विकास के बाद एक स्वरूप और एक आकृति को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि पूर्व मैंने आपको बताया था कि जो नगरों के विकास की जो शक्तियां हैं उन्हें हम दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें केंद्रोन्मुखी शक्ति और अपकेंद्री शक्तियां कहा जाता है। यहाँ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केंद्रोन्मुखी शक्तियों के बारे में। चार्ल्स कोबी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन के 22 नगरों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि जो नगरीय आकारिकी है उसे दो प्रकार की शक्तियाँ क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अर्थात जो नगरीय आकारिकी है वो दो शक्तियों का क्या है, परिणाम है, ऐसा चार्ल्स कोबी ने माना है। और उन शक्तियों को उन्होंने केंद्रोन्मुखी और अपकेंद्रीय शक्तियों के रूप में क्या किया है, बांटा है। केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ, नगर विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये शक्तियाँ सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। इन्हें अभिकेंद्रीय या केंद्राभिसारी या केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ भी कहते हैं। ये शक्तियाँ विभिन्न जो कार्य हैं नगर के केंद्रीय भाग की ओर आकर्षित करती हैं, यानी कि एक नगर का जो आकर्षण होता है वो बाह्य जितनी दूरी तक वो लोगों को आकर्षित कर सकता है वहाँ तक लोगों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। एक तरह से ये क्या करता है, चुंबक का काम करता है। क्या, केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ। नाभि केंद्र, जिसके आसपास प्रारंभिक विकास होता है, नगर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। और इस प्रकार की आकर्षण की जो शक्तियां हैं जिन्हें केंद्रोन्मुखी शक्तियां कहा गया है कोबी ने, उनको कोबी ने 5 प्रकारों में बांटा है।
सबसे पहला है बसाव स्थल आकर्षण। इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, समाधि भवन, जल स्रोत, चौराहा, पुल, जल सीमांत, ऐसे कार्य हैं या ऐसे आकर्षण हैं जहाँ से कोई भी नगर क्या होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्रारंभ करता है। इनमें से कोई भी एक जो कारक है वो केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में क्या होता है, कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि लंदन में थेम्स को पार करने का स्थल, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप का निम्न जल सीमांत, श्री नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, उदयपुर में राजमहल, ऐसे आकर्षण के केंद्र हैं जो लोगों को निरंतर क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो प्रारंभिक नगर की विकास की अवस्था में ये स्थान आकर्षण के केंद्र के रूप में नगर को एक स्वरूप प्रदान करते हैं, जिनके चारों ओर धीरे धीरे जो नगरीय विकास है वो निरंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है और बाहर की ओर उस नगर का क्या होता है, प्रसार होता है। तो इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में जनसंख्या का जमाव आकर्षण स्थल के निकट अधिक होता है और कालांतर में जाकर वो एक जनसंख्या का बड़ा केंद्र बनता हुआ चला जाता है। ऐसा हमें दुनिया भर में अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। कार्य सुविधा यानी कि फंक्शनल कन्वेंस, अनेक कार्य नगर के केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं क्योंकि ये नगर के अन्य भागों की अपेक्षा केंद्र में अधिक सुविधाजनक तरीके से संपन्न किए जा सकते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। कार्यिक सुविधा यानी कार्य करने की सुविधा, अगर केंद्रीय भाग में वो कार्य हो रहा है तो उसको चारों ओर आसानी से क्या किया जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है, उसको उसकी पहुंच की जा सकती है। इस कार्यिक सुविधा को भी क्षेत्रीय महत्व की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: स्थानीय सुविधा, प्रादेशिक सुविधा और अंतर प्रादेशिक सुविधा। जैसे नगर का केंद्रीय भाग नगरीय यातायात का केंद्र होता है, इसलिए यहाँ पर खुदरा व्यापार के लिए सबसे अधिक लाभदायक जो स्थिति है वो बनती है। इसलिए जितने भी खुदरा व्यापार के जो कार्य हैं वो नगर के केंद्रीय भाग में किए जाते हैं। इसी प्रकार राजधानी नगरों में शासकीय भवनों के निकट ही प्रशासनिक कार्यों का जमाव भी होता है। जो राजधानी नगर होते हैं और जहाँ शासकीय भवन होते हैं वहाँ प्रशासकीय कार्यों को निपटाने के लिए इस तरह की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनका क्या होता है, वहाँ पर एक तरह से स्थापना की जाती है, या यूँ कहें कि वहाँ पर उनको कार्य की सुविधा के लिए स्थापित किया जाता है। कई नगर 2 या अधिक प्रदेशों के केंद्र बिंदु के रूप में होते हैं। ऐसी प्रादेशिक सुविधा होने पर बड़े वाणिज्यिक केंद्रों का क्या होता है, विकास होता है। बहुत सारे ऐसी जैसे हम बात करें दिल्ली और गुड़गांव की, तो दोनों ही जो नगर हैं, बड़े नगर हैं, आपस में प्रसार होते होते एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं और ये एक बड़े व्यापारिक केंद्र का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। क्योंकि ऐसी इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आसपास फैला हुआ जो क्षेत्र है उसको विस्तृत रूप से क्या करता है, अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है और एक बड़ा व्यापारिक या वाणिज्यिक केंद्र ये बनकर उभर कर सामने आते हैं। बात करें कार्यात्मक चुंबकत्व यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिज्म, नगर के केंद्रीय भाग में किसी एक कार्य का संकेंद्रण अन्य कार्यों को शक्तिशाली चुंबक के समान आकर्षित करता है। नगर के केंद्रीय भाग में किसी एक कार्य का संकेंद्रण, अर्थात अगर नगर के किसी भाग में या यूँ कहें कि केंद्रीय भाग में कोई ऐसा विशेष कार्य है जो वहीं किया जाता है, तो वो कार्य एक शक्तिशाली चुंबक के समान क्या करता है, कार्य करता है और सभी को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए अगर वो जो विशेष कार्य है आपको लेना है या उसे आपको प्राप्त करना है, तो आपको उस स्थान की ओर क्या करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसे में यदि नगर के केंद्रीय भाग में ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वो सभी दिशाओं से क्या करता है, समान रूप से लोगों को आकर्षित करता है। जैसे नगर के केंद्र में खुदरा व्यापार के रूप में डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ ही विभिन्न जो वाणिज्यिक संस्थानों के कार्यालय हैं, शोरूम हैं, केंद्रित होने लगते हैं। उसका कारण है कि जितने अधिक लोग
जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों की संभावनाएं उतनी ही अधिक क्या होती हैं, बढ़ती हुई चली जाती हैं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू, दिल्ली का कनॉट पैलेस में कला, आभूषण और अन्य उच्च श्रेणी के शोरूमों का अत्यधिक जमाव, इसका उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कार्यात्मक प्रतिष्ठा। कार्यात्मक प्रतिष्ठा से तात्पर्य ये है कि नगर के कुछ भागों में ऐसे कार्य होते हैं जो उस भाग या उस नगर की क्या बन जाते हैं, प्रतिष्ठा बन जाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में लोग वहाँ पर व्यापार करना, बिजनेस करना या अपनी कोई दुकान स्थापित करना एक प्रतिष्ठा का सवाल माना जाता है। तो ऐसे में उस क्षेत्र का जो महत्व है अपने आप क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं कार्य की जो कार्यात्मक प्रतिष्ठा, अर्थात उस भूभाग में अपना व्यापार या जो वाणिज्य है या अपनी जो शोरूम है, दुकान है, उसकी स्थापना करना एक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। तो कार्यात्मक प्रतिष्ठा नगर के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित क्षेत्र बन जाता है। कई कार्य वहीं पैदा होते हैं और अंत तक वहीं बने रहते हैं। नगर के ऐसे क्षेत्र में कार्य की स्थापना प्रतिष्ठा समझी जाने लगती है। इस प्रकार के क्षेत्रों की उत्पत्ति और विकास में कार्यात्मक सुविधा तथा कार्यात्मक चुंबकत्व जैसी शक्तियों का मिश्रित योगदान होता है। जैसे पेरिस में रू डी ला पैक्स में विश्वविख्यात फैशन संस्थानों के केंद्र, लंदन में सेवेल रॉ में पुरुष फैशन संस्थान का, जयपुर का जौहरी बाजार में आभूषण और जवाहरात, न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू, शिकागो में मिशिगन एवेन्यू, दिल्ली में कनॉट पैलेस ऐसे ही प्रतिष्ठापूर्ण क्षेत्र हैं। प्रत्येक नगर में ऐसे कम या अधिक कार्यात्मक प्रतिष्ठा के क्षेत्र पाए जाते हैं। कई नगरों के आंतरिक भागों में नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक, सीए आदि विभिन्न व्यवसायी लोगों का संकेंद्रण भी हो जाता है। किसी छोटे क्षेत्र या विशिष्ट भवन में होने वाला ऐसा संकेंद्रण कार्यात्मक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं मानवीय समीकरण की। मानवीय समीकरण दोनों ही रूपों में कार्य करता है। ये केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में भी कार्य करता है और अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में भी कार्य करता है। प्रारंभ में नगर के केंद्रीय भाग में आवास और व्यवसाय की स्थापना में समृद्ध व संपन्न शक्तियों की अधिक रुचि होती है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में या उसके निकट ही अनेक भव्य अपार्टमेंट का जमाव होता है। कालांतर में जब आवासीय क्षेत्र बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाता है तब भी मानवीय भावना एवं एक प्रकार की प्रतिष्ठा ही कुछ परिवारों के केंद्रीय भाग में बसे रहने का कारण होती है। अन्यथा होता क्या है कि जैसे जैसे नगर का विस्तार बाहर की ओर होता है और केंद्रीय भाग में घनत्व बढ़ता है, भवनों का घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, लोग बाहर की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित होने लगते हैं।